औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा नावल है और किस नंबर है 1। नावल का नाम है दिल मुस्तर। शुरू करते हैं। सरारे इश्क है दिल मुस्तर लिए हुए, कतरा बेकरार समंदर लिए हुए, अशोक दोहराओ फितना महशर लिए हुए, पहलू में यानी हो दिल मुस्तर लिए हुए, मौजो नशीमन सुबह के कुर्बान जाए, आय हाय कोई जुल्फ पे माँ लिए हुए, एक छटानक भर की लड़की नहीं संभाली जा रही तुमसे, तुफ है तुम पर इल्हान मलक, मलकों के नाम पर दब्बा साबित हो रहे हो तुम। मलक सुल्तान ने कफ उड़ाते हुए करीब खड़े इल्हान मलक को झाड़ पिलाई और छटानक भर की लड़की फ़िलहाल मेरी मलकियत में नहीं, जब आएगी तो संभालूंगा, लिहाजा आपको जो भी शिकायत हो है हाशिम अंकल से करें, इनकी ही बेटी है वो। इल्हान मलक ने मुश्किल तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बाप को जवाब दिया, बीवी है तुम्हारी, नकाह हो चुका है, जब चाहे उठा कर ला सकते हो अपनी मलकियत में, मगर तुम में मर्दों वाली कोई बात हो तो कर सको कुछ। इल्हान बाप के ताने पर सुलग उठा। मलक साहब मैं दांत पीस कर बोला, बेटे हो इसीलिए ज़मीन के ऊपर हो, वरना अब तक ज़मीन के अंदर हो चुके होते। लिहाजा उन्होंने मुतमीन अंदाज में धमकी दी। मैं क्या कर सकता हूँ इस सारे मामले में, आप हाशिम अंकल से क्यों नहीं कहते संभालें अपनी लाडली को। वो ज़िद होकर बोला, तो वो खुद तंग आ चुका है इससे, एक दफ़ा तुम बात करके समझाओ, मान जाएगी तो ठीक, वरना फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा उसे। हाशिम से बात हो चुकी है मेरी इस सिलसिले में, कर लोगे बात इससे। मलक साहब ने मुलामती अंदाज में पूछा, जैसे इन्हें उम्मीद हो। अजीब मुतज़ाद तबीयत के मालिक थे दोनों बाप बेटा। जितना गसीला और बेमुरव्वत था बाप बेटा, इतना ही धीमा और लिहाज करने वाला था। जी कर लूँगा, कल तक कर लेना। मलक साहब एक चटती नज़र बेटे पर डालकर सुगार मुंह में दबाए स्टडी से निकल गए। पीछे इल्हान मलक बैठा सोच रहा था, वो इस चटानक भर की लड़की से कैसे बात करेगा। वो बार बार घड़ी को देखती हुई सड़क किनारे खड़ी थी, जब चढ़ की आवाज़ से ब्लैक होंडा इसके ऐन सामने आकर रुकी। नबीहा ने एक नज़र गाड़ी में मौजूद शख्स को देखा और नज़रें फिर से गाड़ी और गाड़ी से सड़क पर चलती फिरती गाड़ियों पर टिका दी। अस्सलाम वालेकुम। इल्हान ने पास आकर आहिस्तगी से सलाम किया। नबीहा ने ज़ुबान के बजाय सर इस्तेमाल करते हुए सलाम का जवाब दिया। कैसी हो, ये पूछने के लिए गाड़ी रोकी है। वो बूँदें उचका कर अपने महसूस उखड़ लहजे में बोली, नहीं, वो तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, गाड़ी कहाँ है तुम्हारी। ये सड़क मलक सुल्तान की नहीं है जो तुम मुझसे पूछने आए हो कि मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। और जहाँ तक गाड़ी की बात है तो मेरी मर्ज़ी, मैं गाड़ी से जाऊँ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। वो कंधे उचका कर कहती अपने थैले नुमा बैग से मोबाइल तलाशने लगी, जिस पर बजती रिंग ट्यून ने हशर बर्पा कर रखा था। 2-4 दफ़ा हाथ मारने के बाद वो बलाहर अपने थैले से सेल दरियाफ़त करती हुई सीधी हुई। हेलो जी मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वो थोड़ा पीछे हटकर दूसरी तरफ मौजूद शख्स से बात करने में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि इल्हान मलक वहीं खड़ा उसे देखने में मसरूफ़ हो चुका था। बालों को पोनी टेल में बांधे, ब्लू जीन्स के साथ खुला डोला ब्लैक कुर्ता पहने, दुपट्टे को मफलर के अंदाज में गले के गिर्द लपेटे, कंधे पर थैले नुमा बैग डाले, सैल कान से लगाए कैंची की तरह तेज़ चलती ज़ुबान से फर फर बात करते हुए वो वाकई ही जर्नलिस्ट ही लग रही थी। नबीहा ने उसे अपनी तरफ मुसलसल तकते पाकर मुख्तसर बात करके फ़ोन बंद कर दिया। क्यों रो रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती। इल्हान हल्का सा मुस्कुरा दिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या हम किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर बात कर सकते हैं। इसके बाद को नज़रअंदाज करता हुआ बोला, नहीं। लठ मार जवाब आया, क्यों। क्योंकि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। तुम मत करना, मुझे करनी है मैं कर लूँगा, तुम चुपचाप सुन लेना बस। नबीहा ने इसकी बात पर सवालिया नज़रें इसके चेहरे पर टिकाई, यूँ जैसे पूछ रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं चुपचाप रह कर बात सुन सकती हूँ। प्लीज़ सिर्फ चंद मिनट। मैं जानता हूँ इस शहर की बहुत मसरूफ़ जर्नलिस्ट हो तुम, लेकिन बस चंद मिनट। वो मुल्तजी हुआ, क्यों, कहो मैं सुन रही हूँ। वो एहसान करती हुई बोली, यहाँ
अल्हान मलक ने हैरानगी से इर्द गिर्द चलती फिरती गाड़ियों को और गुजरते लोगों को मशकूक नज़रों से खुद को घूरते देखकर कहा, हाँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि पहले तुम्हारे साथ किसी पुरसुकून जगह पर जाऊं और फिर खुद भी पुरसुकून होकर तुम्हारी बात सुनूं। इसलिए जो भी कहना है जल्दी कहो, मुझे देर हो रही है। नबीहा ने फिर से घड़ी पर नज़र डालते हुए तेज़ी से कहा। अल्हान ने एक नज़र इसके बेजार चेहरे को देखा और लंबी सी सांस लेता ग्लासेस पहन कर वापस गाड़ी की तरफ पलट गया। नबीहा ने हैरत से उसे वापस गाड़ी में बैठते और गाड़ी को नज़रों से दूर होते देखा। अल्हान मलक में भी इतनी अकड़ हो सकती है? वो हैरान थी। नबीहा बीबी, आपको साहब जी ड्राइंग रूम में बुला रहे हैं। वो बेड पर चौकड़ी मारे बैठी थी, गोद में लैपटॉप रखे बिजी थी जब सलमा ने आकर पैगाम दिया। कोई आया है क्या? जी। कौन? अब इसने लैपटॉप से सर उठाकर सलमा को देखा। वो मलक साहब और अल्हान साहब आए हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। सलमा सर हिलाती कमरे से चली गई। नबीहा जानती थी वो लोग क्यों आए हैं, इसलिए बेफिक्री से बेड पर ऊंधे मुँह लेटती नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में वो हटा रहे हैं पर्दा। सर भाम चुपके चुपके मैं नज़ारा कर रहा हूँ। सर शाम चुपके चुपके सुनने लगी। वो खुद को कूल डाउन करके ड्राइंग रूम में जाना चाहती थी और कूल डाउन होने के लिए उसे नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में भी कोई कव्वाली गीत या गज़ल सुनना बहुत ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम। इसने तीनों नफूस पर तायराना नज़र डालते हुए सलाम किया। सरों की जंबिश से सलाम का जवाब मिलने पर वो मलक साहब के सामने पड़े सिंगल सोफ़ा पर आ बैठी। आपने बुलाया था बाबा? सवालिया नज़रों से हशाम साहब अब्बास को देखा जो उसे ही देख रहे थे। हाँ, मलक तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए ज़ुबान बंद करके और कान खोल कर पूरी बात सुनो। हाशिम अब्बासी ने तेज़ नज़रों से बेटे को घूरते हुए खामोश रहने की तनबीह की। जी मलक साहब बोलिए, मैं सुन रही हूँ। नबीहा के मलक सुल्तान को अंकल की बजाय सीधा मलक साहब कहने पर जहाँ हाशिम ने बेटी को नागवारी से देखा, वहीं मलक साहब ने तेज़ नज़रों से कुछ फासले पर बैठे बेटे को घूरा जो वहाँ लाताल्लुक़ सा यूँ बैठा था जैसे वहाँ मौजूद ही ना हो। जो तुम करो, जो भी बात करनी है। इसके दिमाग का फ्यूज़ उड़ चुका था, इसलिए इस कदर बदतमीज़ और खुदसर होती जा रही है। हाशिम अब्बासी ने मलक सुल्तान के चेहरे के तने तासुरात देखकर रसान से कहा, जबकि नबीहा बाप की तरफ से की गई अपनी तारीफ अब एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती टांग पर टांग चढ़ाकर सीधी हुई। तुम ये जॉब कब छोड़ रही हो? वो बड़े तहम्मुल से इस चट्टानक पर के लड़के को घूरते हुए पूछा। मेरी जॉब से आपको क्या प्रॉब्लम है डियर मलक साहब? नबीहा ने लिट उंगली में लपेटते हुए मुस्कुराहट दबाकर पूछा। वो जानती थी मलक साहब को कैसे हाइपर करना है और वो कर भी चुकी थी और ऐसा करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। पर क्यों? ये तो वही जानती थी कि क्यों। देख रहे हो अपनी बेटी को किस कदर बदतमीज़ हो गई है। ना बड़ों का लिहाज है और ना ही रिश्तों का पास। मलक साहब ने खुशमगीन नज़रों से सिगार की कश लेते हुए हाशिम अंकल से पूछा। तुम्हारे सामने बैठी है, कह लो जो भी कहना है, मैं खुद तंग आ चुका हूँ इसे। हाशिम अब्बास कंधे उचका कर बोले, बेहतर होगा तुम खुद ये जॉब छोड़ दो, वरना जॉब छुड़ाना मेरे लिए हरगिज़ मुश्किल नहीं। मलक सुल्तान मुश्किल सबसे नबीहा को देखते हुए बोले, मेरी जॉब के पीछे क्यों पड़े हैं आप? मलक साहब अपना किबला दुरुस्त कर लेंगे तो मुझे आपसे और आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। वो लापरवाही से बोली, तुम्हें कीचड़ उछालने को मैं ही मिला हूँ इस पूरे शहर में? नहीं, और भी बहुत से लोग हैं, पर मेरी नज़र मगर मैं नेक काम की शुरुआत घर से ही करना चाह रही थी, इसलिए पहली नज़र आप पर ही रखी। वो मज़े से पाँव जलाती हुई बोली, अपने घर की इज़्ज़त को सरेआम नीलाम करती फिर रही हो चंद पैसों की ओज़। ये मेरी जॉब है मोहतरम और मैं अपने काम के ओज़ पैसे लेती हूँ। तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है मुझसे ले सकती हो, मगर इस जॉब से निकल आओ बाहर। मलक साहब बहुत मुश्किल से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे। मैं नबीहा अब्बासी हूँ मलक साहब, और नबीहा अब्बासी आपके इन टकों से बिकने वाली नहीं है।
लिहाजा ऐसी ऑफ़र्स इनको दें जो आपको पैसे पर नज़र रखे, जो आपके पैसे पर नज़र रखे हुए हों। मेरे पास जितना है इतना काफ़ी है, मेरी अपनी ज़ात के लिए मतलब तुम नहीं मानोगी बात, नहीं मैं ये जाप करूँगी और वो सब लिखूँगी जो लिख रही हूँ। वैसे भी आप जितने पैसे मुझे देंगे बेहतर है इनसे वाजिबात अदा कर दें जिन्हें लेकर आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। वो तेज़ी से बात मुकम्मल करके ड्राइंग रूम से निकल गई। मैं मान चुका हूँ वो तुम्हारी ही बेटी है, ज़िद्दी और खुदसर, और एक मेरा लाडला है जिसके मुंह में ज़ुबान ही नहीं। बेटा कमर अल्लाह मियाँ की गाय ज़्यादा मालूम होता है मुझे। मलक साहब ने अल्हान को देखते चिढ़ कर बोला, हा हा हा। हाशम अब्बासी ने इनकी बात पर खुलकर कहलका लगाया, शुक्र करो अल्लाह मियाँ की गाय है, वरना मेरी बेटी की तरह दिन में तारे दिखा देता। वो हंसी रोककर बोले, इन साहिबा का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं आप दोनों? बलाहर अल्हान मलक की चुप टूट भी गई अपनी बेइज्जती पर। मैं कहाँ, ये तुम्हारे बाप ही है जो हर वक्त तुम्हारी इज्जत अफजाई करता रहता है। हाशिम अब्बासी ने शरारत से उसे देखकर कहा, मैं चलता हूँ, आप लोग खुलकर अपनी अपनी औलाद की बुराइयां कर लें। वो हुफ्तगी से कहता कीस उठाकर ड्राइंग रूम से निकल गया। हाशिम अब्बास ने हंसते हुए एक नज़र लहान की पुष्ट पर डाली और पलटकर मलक साहब को देखने लगे। वो अभी भी गुस्से से भरे बैठे थे। मलक सुल्तान और हाशिम अब्बास बचपन के गहरे दोस्त थे। ये दोस्ती इनके वालिदैन से इनमें मुंतकिल हुई थी। वालिदैन तो अब सलामत ना थे, और वो दोनों दोस्त इस दोस्ती को जिंदा रखे हुए थे। मलक सुल्तान इस्लामाबाद के बहुत बड़े इंडस्ट्रियल थे जो अपने बिजनेस को बढ़ाने और ऊंचाई तक ले जाने में अक्सर थोड़े बहुत गैरकानूनी काम कर लेते थे, जिनमें टैक्स की अदम अदायगी और अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बैरून मुल्क गैरकानूनी तरसील थी। ऐसी छोटी मोटी हेरा फेरियाँ जिन्हें करप्शन कहा जाता है अब नबीहा अब्बासी की नज़रों में आ चुकी थी, और वो अपनी जर्नलिस्ट होने का पूरा हक अदा करते हुए आए रोज़ अपने मैगज़ीन और अखबार में चंद लाइन इन कानूनी बेज़ब्तियों पर लिख रही थी। आंखें खुल सकेंगी जो साल हर साल उसे मैची हुई थी। मलक सुल्तान का एक ही बेटा लहान मलक था, जब दो बेटियां भी थीं जिनकी वो शादियां कर चुके थे। कुलसूम सुल्तान कुछ अरसा कबल ही इनका साथ छोड़कर गई थी, लिहाजा मलक हाउस में वहूद और लहान मलक के अलावा मुलाजमों की एक फौज रहती थी। दूसरी तरफ हाशिम अब्बासी का शुमार शहर के नामूर हार्ट सर्जन्स में होता था, और वो बहुत कामयाबी से अपना काम करदा क्लिनिक चला रहे थे। उन्होंने दो शादियां की थी। पहली शादी नबीहा की मदर सुंबल अब्बासी से की, मगर सुंबल इन्हें और नबीहा को कई साल पहले दगा मुबारकत देकर जा चुकी थी। इस वक्त नबीहा ओ लेवल्स की स्टूडेंट थी। सुंबल अब्बासी की मौत के 3 साल बाद हाशिम अब्बास ने दूसरी शादी अपनी कज़न रायना अब्बासी से की, जो इनसे उम्र में 10-15 साल छोटी थी। नबीहा को इस शादी पर ना तो खुशी थी और ना ही गम। वह माँ के बाद खुद तक महदूद कर चुकी थी, इसलिए बाप दूसरी शादी किससे और क्यों करता है उसे कोई सरोकार ना था। रायना को वो बाप से शादी से पहले भी आंटी कहकर पुकारती थी, और अब भी वो उसे आंटी ही कहती, जिस पर किसी को कोई इतराज़ ना था। रायना और नबीहा दोनों का अंदाज़ एक दूसरे से लिया दिया ही था। दोनों के बीच कुछ ख़ास अंडरस्टैंडिंग भी ना थी, और ना ही इन दोनों में से किसी को ऐसी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ख्वाहिश थी। रायना अब्बासी और हाशिम अब्बासी के दो बेटे थे, लिहाजा वो हाशिम अब्बास और अपने दोनों बेटों हारून और मूसा अब्बास की ज़ात के अलावा अपने सोशल वर्क में मसरूफ़ रहती थी। नबीहा की तलीमी कारकर्दगी को देखते हुए हाशिम की ख्वाहिश थी कि नबी वो नबीहा भी इनकी तरह डॉक्टरी की फील्ड में आए, मगर नबीहा को इस फील्ड में कोई अटैचमेंट ना थी, इसलिए इसने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जर्नलिज़म में मास्टर्स किया और अब अपनी मर्ज़ी से ही इस्लामाबाद के मशहूर मैगज़ीन और अखबार के ऑफिस में बतौर जर्नलिस्ट और कॉलम नगार के तौर पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। जबकि इल्हान मलक ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली थी, और अब बाप के साथ चंद माह पहले ही इसका नबीहा अब्बासी से निकाह हुआ था, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सा वाक़या मालूम होता था। नबीहा रूटीन के मुताबिक अपने रफ़ सहूलियों में रेडी होकर दफ्तर पहुंची थी। अभी वो अपनी सीट पर बैठी ही नहीं थी जब ज़ीशान इसके पास आ खड़ा हुआ।
मिर्ज़ा साहब ने बुलाया है तुम्हें। मुझे नबिया ने सवालिया नज़रों से देखा। हाँ तुम्हें? इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? कोई खास बात है? लग तो रही है। अब बात क्या है ये तुम खुद जाकर पूछ लो। वह पैगाम देता वापस अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। जाती हूँ। नबिया ने सर हिलाकर जल्दी से टेबल पर पड़े कागजात पिन किए और उठकर मिर्ज़ा साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ गई जो वहाँ के ऑनर थे। वो दरवाज़ा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। मिर्ज़ा साहब कागजात का ढेर लगाए बैठे थे। आपने बुलाया? सलाम के बाद नहीं, बिया ने बुलाने की वजह पूछी। हूँ बैठो। वो ऐनक उतार कर आंखें रगड़ते सीधे हुए। ये तुम्हारा ट्रांसमिशन लेटर है। उन्होंने बिना किसी तमहीद की लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया जो मुंह खोले हैरान सी बैठी थी। ट्रांसमिशन लेटर? पर क्यों? मुझसे बेहतर तुम वो जानती होगी। मिर्ज़ा साहब ने लिफाफा इसके सामने रखा। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई मिर्ज़ा साहब। कोई भी कुछ भी कहेगा तो आप मान लेंगे? नबिया जानती थी ये किसकी हरकत है। मैं तुम्हें पहले भी बहुत दफ़ा बात कर चुका था। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं ये भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से बैठे बिठाए मैं अपना कारोबार बंद नहीं कर सकता। करवाना चाहता। आप अपने कारोबार की वजह से सच को छुपाकर झूठ को भला रखना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। नबिहा वो तहम्मत से बोले। तो फिर मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मेरी मजबूरी है। और बड़बड़ाए। मुनहा मजबूरी? यूँ कहीं बिक चुके हैं आप। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मिर्ज़ा साहब। आप जानते हैं। वो टेबल पर हाथ मारती खड़ी हुई। सो गुड बाय फॉर एवर। वो लेटर उठाकर मिर्ज़ा साहब की आवाज़ को इन अनसुनी करती बाहर निकल आई। अब वो अपनी चीज़ें समेटती मलक इंडस्ट्रीज़ जाने का सोच रही थी। मैडम आप अंदर नहीं जा सकती, सर मीटिंग में बिज़ी हैं। फ़ौरन आए हैं। प्लीज़ आप रुक जाएं थोड़ी देर। वहाँ की सेक्रेटरी नबिहा को कॉन्फ्रेंस रूम में जाने से रोक रही थी मगर वो नबिहा ही क्या जो किसी की सुनकर मान भी ले। हटो मेरे रास्ते से। नबिहा ने घूरते हुए उसे हट जाओ वरना अभी के अभी जाप से जाओगी। समझी? तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं परों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती हूँ इसलिए अपनी सलामती चाहती तो हटो सामने से। मैडम सर ने सख्ती से मना किया था। आप थोड़ी देर वेट कर लें प्लीज़। मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो तुम नहीं हटोगी सामने से? नबिहा ने घूरी दी। मैडम मेरी ड्यूटी है और मैं अपने काम से बाढ़ में गई। तुम और तुम्हारी ड्यूटी। होनहा पूरी कुव्वत से इसका बाजू पकड़कर साइड पर किया और खुद तेज़ी से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद तमाम नफूस इतनी इब्तदा से दरवाज़ा खुलने पर इसकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। लहान मलक जो किसी पॉइंट को डिस्कस कर रहा था रुक कर दरवाजे की जानब मुड़ा और दरवाजे में खड़ी शेरनी बनी नबिहा को देखते वो समझ चुका था कुछ न कुछ गलत होने वाला है आज। उम्मीद करती हूँ आपको ये पहली क्लिप पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊं। और आप सबका शुक्रिया ये पढ़ने के लिए। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। कल नई वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ।